मेरे सभी देशवासियों, मेरे सभी भाइयों को मेरा नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो बीपीओ सेक्टर को लेके है। बीपीओ में हमेशा जॉब के बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट रहे हैं, ना केवल अभी बट इनफैक्ट जब मैंने करियर स्टार्ट किया था 2003-4 में, तो एक अकेला एक सेक्टर ऐसा ग्रोइंग सेक्टर उस टाइम आया था जहाँ पे जेनपैक्ट और सीपिएंट और बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़, कुछ कंपनीज़ तो अभी एग्जिस्ट भी नहीं कर पा रही और कुछ मतलब लार्ज स्केल पे हायरिंग हो रहा था। एक बोला जाए तो एक 24/7 एक टेक्निकल सपोर्ट उस टाइम एक नया सा एक एरा आया था जहाँ पे कस्टमर को एक कहते हैं ना, इससे पहले कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था। लोग ऑफिस में जाके सपोर्ट करते थे, बट उस टाइम इस तरीके से बूम आया था एंड उस पर जॉब्स कुछ समय के बाद वो थोड़ा सा जॉब्स कम हुए मार्केट में। कहते हैं ना, हर चीज़ का एक सेचुरेशन होता है। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया कि आईटी में भी आफ्टर कोविड एक ज़बरदस्त हायरिंग, एक ऐसा सैलाब सा आया था जिसमें इतनी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ थी कि लोग की वो क्राइसिस हो गई थी। बट धीरे धीरे, क्योंकि जैसे जैसे कहते हैं ना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, जब वो देखते हैं कि जिस चीज़ की डिमांड है, क्योंकि वो हमेशा उनका जो टीम होता है वो फोरकास्ट में लगे रहते हैं कि मार्केट में क्या ट्रेंड आने वाला है। बीइंग ए एम्प्लॉयमेंट स्पीकर, हम लोग भी जनरली यही चीज़ देखते रहते हैं कि मार्केट में कहाँ पे प्रॉस्पेक्ट है, कौन सी ऐसी ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ है, किस पर्टिकुलर सेगमेंट में, किस पर्टिकुलर टेक्निकल स्किल्स में जॉब्स क्रिएट होंगे और उसमें जाने के लिए क्या क्या है। तो मेरे इस यूट्यूब के माध्यम से मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप भेजो और वो सब्सक्राइब करें एंड आने वाले वाले समय में मैं कुछ बहुत सारे ऐसे डीप स्टडी करके कुछ ऐसे वीडियोस बनाऊंगा कि जो किस पर्टिकुलर फार्मा में जाएं, फार्मा में कौन सा पर्टिकुलर ऐसा स्किल सेट है जहां पर बहुत ज़्यादा जॉब्स होंगे, मार्केट का डिमांड क्या है। जैसे अभी देखा था कि बीच में सेमीकंडक्टर का बहुत क्राइसिस आ गया था, मतलब गाड़ियों की जो कार्स होती उनकी वेटिंग बहुत बढ़ गई थी। तो गवर्नमेंट ने भी उसको, क्योंकि वो चाइना से वो एक्सपोर्ट करते थे, तो बहुत सारी ऐसा था कि जब उन्होंने गवर्नमेंट ने उसमें विज़न दिया तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज और बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट की स्कीम्स आई जहाँ पर उन्होंने एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट किया या उनको बोला कि आप इस तरीके की इंडस्ट्रीज करो, मेड इन इंडिया चला। तो मेरा इस यूट्यूब के माध्यम से मेरा यही रहेगा कि क्योंकि लोगों को पता नहीं पड़ पाता है एंड मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि जो जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके साथ एक चीज़ अच्छी रहती है कि उनको मार्केट का एक पूरा पता रहता है कि कहाँ पे क्या रहने वाला है। तो जैसे अभी मैंने अपने लास्ट वीडियो में आईटी का एक ट्रेंड बताया था कि आईटी में अभी नवंबर में आफ्टर दिवाली क्या ट्रेंड आने वाला है, जनवरी के बाद क्या आएगा। तो सिमिलरली बीपीओ का, तो बीपीओ का जो कहना चाहिए मुझे कि इनफैक्ट जब ये आया था, जब मैं खुद भी उस टाइम एक तरह से जॉब सीकर था, काफ़ी मैंने इसमें इंटरव्यूज़ भी दिए थे। अनफॉर्चुनेटली मुझे वहाँ पे नहीं मिल पाया बिकॉज़ उस टाइम इंग्लिश को लेके या जो ओवरसीज़ कॉल सेंटर था उनका बहुत ज़्यादा डिमांड था। उनको यूएस टाइमिंग्स पे और यूएस स्किल्स पे, मतलब लाइक उनका इंग्लिश का जो एसेंट होता है वो यूएस, ब्रिटिश, फ्रेंच, स्पेनिश, इस तरीके का उनका बेसिकली उनके रिक्वायरमेंट था। बट उसके बाद फिर वो ग्रेजुअली डिमांड कम होता गया, क्योंकि जो भी आपने देखा होगा कि जो एम्प्लॉयमेंट के इशूज़ है ना केवल इंडिया में बट ये हर देश में है। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने भी इसको बैन किया है। वहाँ के जो भी कॉल सेंटर्स थे जनरली वो पूरा इंडिया से या बांग्लादेश या पाकिस्तान से ऑपरेट होते थे। ग्रेजुअली उन्होंने वहाँ के सिटीज़न जैसे यूएस आएंगे तो यूएस के खुद के लोगों को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया और इस तरीके से वो थोड़ा सा बीपीओ सेक्टर डाउन हो गया। बट इन इंडिया में, बट जैसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे जैसे वोडाफोन है, आइडिया है, जियो फ़ोन है, बहुत सारे शूज़ आते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर्स है, आरओ की सर्विसिंग है। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जहाँ पर इस तरीके की डिमांड आती रहती। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के बीपीओ सेक्टर सिर्फ हम आउटसोर्स या सिर्फ ओवरसीज़ के लिए काम करें, बट इंडिया के प्रोस्पेक्ट में भी इसकी डिमांड बहुत रहती है। तो आजकल एक नया एक थीम आया है, मैं वन बाई वन आप लोगों को बताऊंगा बीपीओ में प्रोस्पेक्ट क्या है, फ़ायदे क्या हैं, क्यों जाना चाहिए, ठीक है, और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं आगे तरीके के इस तरीके के और वीडियोस बना पाऊँ। तो दोस्तों, बीपीओ में क्यों जाना चाहिए, सबसे पहले मैं उसका आंसर दूँगा। तो बीपीओ में कहते हैं ना कि सबसे पहले जो एक कहते हैं ना बेसिक कम्युनिकेशन, मतलब जब भी, क्योंकि जब स्टूडेंट आते हैं, मैं खुद भी जब फ्रेशर था, तो सबसे पहले एक एक सोसाइटी में एक
एक कंपनीज़ के अंदर किस तरीके का वर्क एनवायरनमेंट होता है, किस तरीके से एक बिज़नेस स्पीच होती है, किस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए, किस तरीके से ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग को कैसे समझना चाहिए, समझने के बाद उसका किस तरीके से एक्जीक्यूट करना चाहिए। क्योंकि मैंने इंस्टीट्यूशंस में देखा है कि वो प्रैक्टिकल्स कराते हैं, बट दैट्स नॉट ए लाइव प्रैक्टिकल, जहाँ पे एक लाइव एक्सपोजर नहीं मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब बीपीओ में आप जॉब करते हैं तो सबसे पहले आपका एक बेसिक कम्युनिकेशन एटलीस्ट आप एक्सप्रेस कर पाएँ, नो मैटर इट इज़ इन हिंदी और इंग्लिश और मराठी और एनी ऑफ द रीजनल लैंग्वेज। आजकल मैंने बहुत सारे ऐसे कॉल सेंटर्स देखे हैं जो लोकल लैंग्वेजेस में कन्नड़, तेलुगु, तमिल, बिकॉज़ जिस तरीके से अभी रीजनल लैंग्वेजेस का इन्फ्लुएंस आया है, जिस तरीके से देखा है कि चाइना के अंदर ऐसा नहीं है कि उन्होंने इंग्लिश के या कम्युनिकेशन के माध्यम से ग्रो किया हुआ है। उन्होंने अपनी चाइनीज़ लेवल पे या जापानीज़ को देखें, या इंडिया के अंदर भी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों का एक थॉट प्रोसेस एक चेंज हुआ है, एंड वो ये नहीं मानते हैं कि इंग्लिश के एज ए बिजनेस लैंग्वेज के बल पर ही वो सफल हो पाएंगे। तो अभी लोकल लैंग्वेजेस का काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ गया है। इवन कस्टमर का भी क्योंकि गवर्नमेंट भी थोड़ा सा एक हिंदूवादी विचारधारा, एक सनातन वाली विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं, और वो भी उनके जितने भी डिसीजंस होते हैं, जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं, तो जिस तरीके से एक हिंदी को प्रमोट किया जा रहा है, मैं हिंदी को प्रमोट नहीं बोलूँगा, मैं यहाँ इंडिया के अंदर सारी जो रीजनल लैंग्वेजेस है उनको भी गवर्नमेंट का जो माइंडसेट है कि उनको भी एक रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, उनको भी और देना भी चाहिए, बिकॉज वो ज़रूरी है। तो कमिंग टू द पॉइंट बेसिकली, कि अभी जो डिमांड है बेसिकली वो बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज में आती है, बट उसमें 3-4 चीज़ें वो ज़रूर ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कन्नड़ आती है, तेलुगु आती है या मलयालम आती है तो आपका हो जाएगा। आपको उसके अंदर एटलीस्ट एक्सप्रेस करना आना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें आपको एक ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के अंदर आपको एक बिज़नेस समझाया करेगा, तो उसमें समझाने में सबसे पहले आपको बिज़नेस की समझने की परख होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने कोई एक फार्मास्यूटिकल का कोई सपोज़ मेडिकल की कोई कंपनी है और जो वैक्सीन सप्लाई करती है, तो वैक्सीन के बिज़नेस को कैसे, मतलब वो होलसेल कैसे होते हैं, रिटेलर्स कैसे होते हैं, कैसे कस्टमर का कंप्लेंट आएगा, कैसे आपको नोट करना है, सिस्टम में करना है। तो इसके लिए जो प्रोसेस में, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जो नॉलेज को ग्रेस्प करना और उसको उनमें काफ़ी परेशानी उनको फेस होती है, उतना वो उसको ना तो समझ पाते हैं, ना एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो इनका ड्यूरिंग दिस इंटरव्यू मैं हमेशा जैसे मैं बोलता रहता हूँ कि आप ये मत सोचो कि आपको जॉब मिल जाए, आप ये सोचो कि ये आपके लिए फिट है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको बीपीओ के इन डेप्थ मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, और जॉब पाना आसान है, बट मैं चाहता हूँ कि आप जॉब के साथ साथ उसको रियली सही डायरेक्शन में एग्जीक्यूट करें, जिससे आगे, क्योंकि बीपीओ में आप लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोलूँगा कि आप कभी प्रॉस्पेक्ट मत लेके जाइए, बिकॉज वो एक उसका टाइमिंग 24/7 उनका शिफ्ट रहता है, शिफ्ट उनका रोटेट होता है, तो उसके बहुत सारे नेगेटिव पहलू हैं, वो भी मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। बट उसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक आपको स्टार्टिंग में जैसे कहते हैं ना, प्रैक्टिकल्स आपने किए बट आपको लाइव चीज़ नहीं मिली। यहाँ पे आपको एक लाइव एक्सपोजर मिलता है, एक कंपनीज़ का एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट मिलता है, और सबसे बड़ा जो बेसिक चीज़ें हैं, मैं तो ये कहूँगा कि अगर किसी भी बंदे को किसी भी प्राइवेट या कॉर्पोरेट सेक्टर में आना, तो उसको स्टार्टिंग आपका बीपीओ से ही करना चाहिए, क्योंकि बीपीओ एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको बोलना आ जाता है, और जहाँ पे आपको बिजनेस में बोलना आ गया, मतलब वहाँ पे फिर, क्योंकि आगे चल के आपको बोलना ही है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बोलना है, बट एटलीस्ट आपको बिजनेस बिजनेस क्योंकि जो भी चीज़ आप बोलेंगे एटलीस्ट वो बिजनेस को एक्सप्लेन करेंगे, उनके इशूज़ देखेंगे, उनकी कंप्लेंट्स को अपने सिस्टम में अपडेट करेंगे, उनका क्या फॉलोअप है, क्या हो रहा है, उनका क्या स्टेटस है, आपको वो पूरा ट्रैक करना पड़ेगा। तो ना केवल आपको कम्युनिकेशन, बल्कि आपका एक कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज होता है, जो हमेशा मैं बोलता रहता हूँ, अभी मेरे लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बेसिक नॉलेज मस्ट है। तो यहाँ पे आपका बेसिक फंडामेंटल बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है। एक चीज़ और आपको है कि सबसे पहले बिज़नेस क्या होते हैं उनकी आपको पकड़ आ जाती है। अ, अब मैं इस पे ये बताऊँगा कि इसके इसके फ़ायदे क्या हैं। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, इवन मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स या एम्प्लॉइज़ को देखा है जो बीपीओ में उन्होंने काम किया, बट उनके पास एक्सपीरियंस लेटर या उनके पास सिर्फ़ ऑफ़र लेटर होता है, बिकॉज़ वो सडनली जब भी उनको लगता है, बिकॉज़ मैंने बोला ना कि ये इट्स नॉट अ सिंपल जॉब। जब आप काम करेंगे दिन में आपको 60 या 70 कॉल करने पड़ेंगे, तो आपका, और वो सेम चीज़ को जब आप बार बार रिपीट करेंगे तो सब कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा पैथेटिक या सम यू आर नॉट फील कंफर्ट। ओके,
तो ये आप ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते हैं, मैं अपफ्रंट आपको बोल रहा हूँ, बिकॉज़ कुछ ही लोग होते हैं जिसको लॉन्गर ड्यूरेशन में कर सकते हैं। आपकी शिफ्ट टाइमिंग होगी, कभी नाइट शिफ्ट हो रही है, कभी डे शिफ्ट हो रही है, कभी कस्टमर की बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे मोटिवेशन है, इस तरीके से स्ट्रेस रिलेटेड भी इनके कंपनीज़ इनके प्रोग्राम अरेंज करते रहते हैं, जिसमें क्योंकि क्या होता है कि जब कस्टमर है, आप कस्टमर को जो इश्यूज़ आ रहा है तो वो तो गुस्से में बात करेगा। बट यू शुड बी पोलाइट, यू शुड नॉट बी लाइक कि अगर वो गुस्से में है तो आप भी गुस्से में बात करें। तो इस तरीके से उसमें बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। तो आप किसी भी बीपीओ में मैं बोलूँगा कि जो बीए, बीएससी इसमें अगर बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट्स होते हैं जिनके पास नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट्स अगर मैं बोला जाए, तो वो लोग इसमें करियर बना सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शंस है। आप थोड़ा-सा बेसिक इंग्लिश पे ध्यान करें। टेल मी अबाउट योरसेल्फ एक बेसिक सी चीज़ होती है कि आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है कि माय नेम इज़ वरुण राजावत, आई एम फ्रॉम पुणे, आई एम वर्किंग सो आई वांट दिस। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें थोड़ा-सा इंग्लिश में आपको वो एक स्पीच आप जब 3 या 4 बार लिखेंगे या बोलेंगे आपको वो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सुनने का एक वो होना चाहिए कि उन्होंने क्या पूछा, एंड उसमें मैं आने वाले समय में कुछ उसके टेक्निकल क्वेश्चंस भी आपको प्रिपेयर करूँगा, या आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी क्वेरीज पुट अप कर सकते हो। होपफुली अगर होगा तो मैं वहाँ पे आपको उसके कुछ इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन दूँगा। तो इसमें बहुत अच्छा करियर का ऑप्शन है, एंड इससे करने के फ़ायदे ये हैं कि जब आप इस सेक्टर में काम करेंगे एटलीस्ट 1-2 साल अगर आपने ले लिया और इसका आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है, इसका सब कुछ हो गया, तो आपके पास फिर मल्टीपल रास्ते निकलते हैं। जैसे आप इसके अलावा अगर क्योंकि मैंने जैसे बोला ना कि इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन में तो अगर आप कर सकते हैं, जैसे किसी किसी लोगों को तो इस तरीके की लाइफ स्टाइल ही अच्छी लगती है, तो वो इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज एक एचआर रिक्रूटमेंट होता है जहाँ पर आपको आईटी, नॉन आईटी में किस तरीके से स्टाफिंग सर्विसेज, किस तरीके से हायरिंग सर्विसेज होती है, आप उसमें मूव हो सकते हैं। आप बैंक के बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं सेल्स से रिलेटेड, जैसे आईसीआई लॉम्बार्ड है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है, बजाज है, बहुत सारे ऐसे बैंकिंग उनके ऑपरेशंस में उनकी जो डिमांड होती है, उनको भी इस तरीके के लोगों की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। आप बैंकिंग में भी लाइफ इंश्योरेंस के अलावा आप बैंकिंग में जा सकते हैं। आप कोई भी सेल्स हो गया, चाहे रिटेल है, चाहे किसी भी फार्मा का है, या आपका हाउस होल्ड्स, बहुत सारे ऐसे एसेसरीज़ होती है, सर्विसेज होते हैं, उनके सेल्स में आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे रास्ते निकल जाते हैं। अगर आपको टेक्निकल थोड़ा-सा लिटिल बिट जाना है, तो आप बहुत सारे ऐसे सेल्स के जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें जा सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, एंड आई वुड सजेस्ट कि जो भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से जितने भी लड़के आते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा एक्सपोज़र है। बस थोड़ा-सा उनको इंग्लिश में ध्यान देना है, एंड यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे, बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स मिल जाएँगी, जिसके थ्रू आप अपने कम्युनिकेशन और उसको लेके मैंने भी आपको एक वीडियो बनाया है इंग्लिश का, कम्युनिकेशन का, स्किल्स का, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, एंड आपका इसी तरीके से मोटिवेशन मुझे मिलता रहेगा। तो मैं आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ बनाऊँगा जो स्पेसिफ़िक किसी पर्टिकुलर स्किल सेट पे होंगे, और उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, कैसे आपको जाना चाहिए, कैसे एंटर करना चाहिए, और वो सारे लेके आऊँगा। तो मेरे इस यूट्यूब से जुड़े रहने के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।